हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, हिंदी व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर आज उस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, इससे पिछले लेक्चर यदि आपको देखने हैं तो बिना देरी के जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट है, वहां से जाकर आप लोग उन लेक्चरों तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम जानेंगे शब्द भेद। शब्द भेद के अंतर्गत जैसे तत्सम शब्द क्या होते हैं, उनको कैसे हम पहचानेंगे, तद्भव शब्द क्या होते हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, और देशज विदेशज संकर शब्द क्या होते हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे। यदि एग्जाम में आपके आ जाता है कि तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है, तो आपको उनको कैसे पहचानना है, उसके लिए हमने वीडियो के अंत में आपको 5 महत्वपूर्ण नियम इसके लिए दे रखे हैं। तो वहां तक आपको इस वीडियो को देखना है, तब आपको समझ आ जाएगा। पहले हम थ्योरेटिकल इसमें जानने का प्रयास करते हैं कि तत्सम शब्द आखिरकार होते क्या हैं, तद्भव क्या होते हैं। पूरा लेक्चर आपको बिंदास तरीके से और अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो संबंधित है शब्द भेद पर। साथियों, शब्द भेद से आप क्या समझ रहे हो कि शब्द कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, यानी उसका भेद। तो हिंदी में शब्द को 4 प्रकार से विभाजित किया गया है। इन 4 प्रकारों में पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है रूप या प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर। तो आपको फ्रेंड्स यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि उत्पत्ति और या स्रोत के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार का होता है। तो इसके आधार पर कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। और दूसरा यहाँ से भी प्रश्न पड़ सकता है, या व्युत्पत्ति के आधार पर पूछते का, या रचना या बनावट के आधार पर। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं वो आपको याद रखना है, 3 प्रकार का, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और रूप और प्रयोग के आधार पर पूछ लेगा तो विकारी और अभिकारी, यानी दो भाग होते हैं इसके। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार से होता है, इसका भी 4 प्रकार है, एकार्थी, अनेकार्थी, परिवाची और विलोम शब्द है। तो साथियों, इसका एक एक कैटेगरी हम जानेंगे, एक एक नियम हम इन सारे भेदों का जानेंगे। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर जो शब्द हमें दे रखे हैं 5 प्रकार का, उन पर हम बात करते हैं और पहचानने की विधि पर जाते हैं। साथ स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो कितने प्रकार का शब्द है, हमने पता है आपको 5 प्रकार से है। इनमें सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम मतलब तत् प्लस सम, यानी उसके समान। मतलब तत् मतलब सम, इसका हमने संधि विच्छेद किया तो इसका अर्थ क्या निकला, उसके समान। अब आता है कि जहन में आपका किसके समान, यानी संस्कृत के समान। साथियों, आप लोग अवगत हो हमने यहाँ पे संस्कृति क्यों कहा, क्योंकि जो हिंदी की जननी कौन सी है, यानी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, संस्कृत से हुई है। हमने आपको वर्णमाला चैप्टर में पढ़ाया कि संस्कृत बना, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवट, फिर जाके क्या बना, हिंदी बना। तो इसीलिए संस्कृत ही जो है हिंदी की जननी है। तो इसलिए हमने पढ़ा कि तत्सम मतलब यानी उसके समान, यानी संस्कृत के समान। जो संस्कृत से आए ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों होता है, वैसे शब्द संस्कृत से शब्द में तत्सम कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तत्सम कोई शब्द होगा तो वह सीधे सीधे संस्कृत से आया होगा और हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होगा। जैसे हमने क्या बताया आपको, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवट और हिंदी है ना। तो यहाँ से जो प्रयोग हुआ शब्द सीधे हिंदी में उसी रूप में सेम टू सेम एच रूप में प्रयोग हुआ, वैसे शब्द तत्सम वाले शब्द कहलाएंगे। जैसे सूर्य है, सूर्य एक संस्कृत शब्द है और हिंदी में भी सूर्य हम कहते हैं। अग्नि एक सूर्य और अग्नि भी एक संस्कृत शब्द है और हिंदी में भी अग्नि ही हम कहते हैं। माता हो गया, पिता हो गया, ये सारे संस्कृत शब्द है और हिंदी में इनको हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। और जैसे प्रकाश हो गया, आदि भिन्न भिन्न जो शब्द हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में होता था और हिंदी में भी हम उसी रूप में सेम टू सेम प्रयोग में लाते हैं, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा प्रकार हमारा स्रोत और इसके आधार पर का आ गया तद्भव शब्द। तो तद्भव मतलब तद्भव, यानी इसका हमने संधि विच्छेद किया तो तद्भव यानी उससे होना। किससे होना, संस्कृत से होना। अब आप कहोगे कि संस्कृत से ही क्यों। साथियों, वही बात यहाँ पे भी फिट हो गई कि आदि जननी क्या है हिंदी की, हमारी संस्कृत है। इसीलिए हम संस्कृत से कंपेयर कर रहे हैं। जो भी शब्द हमारे आए हैं ना, संस्कृत से ही आई, या आप ध्यान रखो, नोट करो। तो तद्भव मतलब तत् प्लस भव, यानी उससे होना। संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने ऐसे शब्द जो आए तो संस्कृत से हैं, किंतु इनका स्थान प्राकृत, पुरानी हिंदी और इसके साथ गुजरने के कारण
अब इनको हम परिवर्तित कर कर बोलते हैं या लिखते हैं, तो ऐसे शब्द तद्भव शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब आपके एग्जाम में आता है कि तत्सम और तद्भव में से शुद्ध शब्द कौन से हैं, तो आपको याद रखना कि तत्सम शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत से आए हुए रहते हैं और सीधे ज्यों का त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, तो तत्सम शब्द शुद्ध शब्द कहलाते हैं। इसी के विपरीत तद्भव शब्द में हमने आपको बताया कि तद्भव मतलब उससे होना, आए तो बेसिकली ये संस्कृत से हैं, बट इनका स्थान जैसे प्राकृत में इसको अलग बोला गया, पुरानी हिंदी से गुजरा तो अलग बोला गया, तो इसके गुजरने के कारण इसका हमने परिवर्तित रूप यहाँ पे बना दिया इस शब्द का, तो ऐसे शब्द कहलाएंगे तद्भव शब्द। मतलब साथियों जैसे हस्त है, एक संस्कृत शब्द है, हस्त को हम परिवर्तित कर कर आजकल आम बोलचाल में क्या कहने लगे, हाथ कहने लगे, तो संस्कृत से आया ही यह शब्द है। अब इसको हम आम बोलचाल की भाषा में इन जो स्टेज से गुजरने के कारण इसको हम हाथ कहने लगे। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि तद्भव शब्द जो होते हैं मतलब आए तो ये संस्कृत से होते हैं, बट इनका स्थान परिवर्तन होने के कारण इनको हम आजकल इनको बोलचाल की भाषा में और लिखने की भाषा में अलग रूप में लिखने लग गए हैं। आए इनके संस्कृत से इसकी भी जननी है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तीसरा प्रकार हो गया हमारा देशज या देसी शब्द। तो देशज और देसी शब्द मतलब देसी, आप लोग समझ रहे हो कि देसी मतलब हमारा खुद का, देसी विदेशी मतलब विदेश का, भारत से विदेश का, बाहर का। देशज मतलब हमारे देश का। देशज मतलब देश में जन्मा, ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आज उसी रूप में प्रचलित हो गए हैं, वो कहलाएंगे देसी शब्द कहलाएंगे। जैसे साथियों आप लोग अवगत हो, क्षेत्रीय भाषाएं में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में अब जो है एक हिंदी में भी उनका प्रयोग होने लग गया है। जैसे थैला है, थैला बेसिकली एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, बट इसका आप आजकल हम ध्यान दें तो आजकल आम प्रयोग में इसका बोलने हम लग गए हैं। जैसे हिंदी के साथ ही हम इसका प्रयोग करने लगे। जैसे हम दुकान में जाते हैं और बोलते हैं कि थैला दे देना, इसको सामान लेने के लिए थैला इसमें रख देना। तो थैला बेसिकली एक क्षेत्रीय भाषा में आया हुआ शब्द था, बट इसका हमने हिंदी में प्रयोग कर दिया, तो यह देसी शब्द हुआ, यानी देश में ही जन्मा है और देश में ही इसका प्रयोग होने लग गया है। और गड़बड़, ये भी एक क्षेत्रीय भाषा का शब्द है, बट इसका भी अब प्रयोग होने लग गया है हिंदी के साथ। पेट, लोटा, टांग आदि, तो ये सारे शब्द क्या हैं, देशज शब्द हैं और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण आज उसी क्रम में ये हिंदी में प्रयुक्त होने लग गए हैं। तो आपको याद रखना है देशज शब्द यानी देश में जन्मा। चौथा प्रकार आता है हमारा स्रोत के आधार पर का विदेशज शब्द। विदेशज मतलब विदेश में जन्मा, देशज मतलब देश में जन्मा, विदेशज मतलब विदेश में जन्मा। विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के आने के कारण वही शब्द आज यहाँ भी प्रचलित हो गए हैं। साथियों आपको बताने की जरूरत नहीं कि हमारे भारत में कितने राजवंशों ने, कितने राजा महाराजाओं ने और भारत अन्य जो ब्रिटिशर्स थे और पुर्तगाली थे, इनने राज किया था। तो जैसे इनने यहाँ पे राज किया तो अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में इनने कुछ शब्द जो है यहाँ तो वार्तालाप तो की होगी, ऐसा नहीं कि गूंगा बहरे रखे तो राज नहीं किया होगा, कुछ तो बोला ही होगा। तो उस जो शब्द वहाँ पे प्रयोग वो लोग करते थे, जो उनने बोला था वहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग किया था, तो उन शब्द का प्रयोग आजकल हिंदी की आम बोलचाल की भाषा में भी होने लग गया। यानी विदेशी मूल के परस्पर संपर्क के कारण आज वही शब्द यहाँ हमारे भारत में प्रचलित होने लगे हैं। कोई तो शब्द हैं ज्यों के त्यों, कोई जो शब्द हैं ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं, और कोई जो है उसका परिवर्तित रूप हमारे भारत में देखने को मिलता है। विदेशज शब्द मतलब विदेश में जन्मा, यानी साथियों विदेशों के यहाँ पे प्रभाव को देखते हुए उस समय जो थे भारी यात्री भी आते थे और जो थे यहाँ पे व्यापार के लिए भी आते थे, और उन्हें यहाँ पे किसी चीज़ का वर्णन करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया, और उस वर्णन में उन्हें जिस शब्द का जो भी अर्थ निकाला या बोला, वही शब्द आजकल हमारे भारत में प्रयोग होने लग गया। कोई तो शब्द हैं जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, कोई उसका परिवर्तित रूप यहाँ बोला जाता है। पहले बात करते हैं जो ज्यों के त्यों बोले जाते हैं। तो ज्यों के त्यों बोले जाते हैं ऑर्डर, कंपनी, क्रिकेट, ये सब क्या है साथियों एक भारी यानी विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं, और यहाँ पे आम बोलचाल की भाषा में और हिंदी में इसका प्रयोग अब यहाँ होने लग गया। और जो थोड़ा परिवर्तित कर कर बोले जाने वाले शब्द हैं बेसिकली विदेशी शब्द हैं ये ऑफिसर मतलब अफसर, ठीक है, ऑफिसर ये विदेशी शब्द है, और इसका परिवर्तित रूप हमारे भारत में अब क्या होने लग गया, अफसर। हॉस्पिटल जो है यहाँ कहने लग गया अस्पताल,
और कैप्टन जो है कप्तान। तो आदि ऐसे शब्द हैं जो विदेशी मूल के द्वारा यहाँ पे आए थे और आज कुछ तो परिवर्तित रूप में हमें मिलते हैं, कुछ का परिवर्तन जो है ज्यों के त्यों बोले जाते हैं। तो ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो स्रोत के आधार पर का हमारा अंतिम भाग है संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या कहलाते हैं? जब दो शब्द भिन्न स्रोतों से आकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो ऐसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है कि छायादार, स्रोत से मतलब आप जो समझो साथियों, हमने जो ऊपर बताया आपको वो बेसिकली स्रोत हैं। जैसे कोई आया होगा संस्कृत से, कोई आया होगा पाली से, तो दो स्रोत हुए नहीं हुए? तो जब दो स्रोतों से आए शब्द का हम मिलन करते हैं तो एक शब्द बन जाता है। तो ऐसे शब्द संकर शब्द के कंडीशन कैटेगरी में आएंगे। जैसे छाया जो है संस्कृत शब्द है और दार जो है फारसी शब्द है। तो एक ही वर्ड हमारे हिंदी में यह प्रचलित हो गया कि छायादार। आए तो ये दो स्रोतों से बन यह एक शब्द गया और इसी रूप में यह प्रचलन में आ गया। जैसे रेलगाड़ी है, रेल आई अंग्रेजी से है और गाड़ी जो है हिंदी का शब्द है और यह इसी रूप में प्रयोग होने लग गया हमारा रेल गाड़ी। तो संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए शब्द होते हैं, बट आजकल इनका उसी रूप में हम प्रयोग करने लग गए हैं जो आज की आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होता है। अब साथियों कठिनाई यह आती है कि हम इतने शब्दों को कैसे याद करें, कि कैसे कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देसी है, कौन सा विदेशी है। तो देसी शब्द और विदेशी शब्द को याद करने के लिए हमारा अगला लेक्चर आएगा, उसमें हम बताएंगे आपको। आज हम जानते हैं तत्सम और तद्भव को आपको एग्जाम में कैसे पहचानना है। 5 नियम इसके लिए दिए गए हैं। तो पहला नियम है छ का प्रयोग प्रायः तत्सम होगा। तो कहीं पर भी आपको छ वर्ण दिख गया, चाहे आगे पे, कहीं बीच में, कहीं लास्ट में, तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है कि छ का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में ही होता है। और इसका हमने तद्भव करना है तो कहीं पे छ का ख बन जाएगा और कहीं पे छ का छ बन जाएगा। तो आपको याद रखना है छ का ख बन रहा है तो वो भी तद्भव है, छ का छ बन रहा है वो भी तद्भव है। जैसे क्षेत्र है तो तद्भव में यह क्या बन गया? खेत बन गया। क्षीर है, क्षीर बेसिकली तत्सम शब्द है और तद्भव में खीर बन गया। अक्षर है, यह क्या बन गया? अक्षर। तो ऐसे शब्द कहलाएंगे हमारे तत्सम और जो जिनका इसका परिवर्तित रूप क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। ये नियम आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा नियम, व तत्सम शब्द में प्रयुक्त होता है और तद्भव में व का क्या हो जाता है? ब हो जाता है। जैसे वणिक है, वणिक का यहाँ पे क्या हो जाएगा? बनिया हो जाएगा। कहाँ पे? तद्भव में। वर्षा है, इसका बरसात हो जाएगा। विद्युत है, तद्भव में बिजली हो जाएगा। तो आपको याद रखना है और ध्यान रखना है कि व का प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही होता है और इसका हमने तद्भव यदि बनाना है तो व का क्या हो जाता है? ब हो जाता है। ये नियम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरा नियम है सौ तत्सम में प्रयोग होता है और सौ तद्भव में प्रयोग होता है। जो छोटा सौ है वो तत्सम में प्रयोग होता है और बड़ा सौ जो है तद्भव में प्रयोग होता है। जैसे श्यामल है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सांवला। और शब्द जो है यहाँ पे बन जाएगा शब्द। तो आपको याद रखना है जहाँ पे छोटा सा होगा वो तत्सम के साथ प्रयोग होता है उसका, और जो बड़ा सा होता है उसका हमेशा तद्भव में प्रयोग होता है और सौ का बड़ा वाला सौ बन जाता है यदि हम उसका तद्भव करें। तो तीसरा नियम भी हो गया। अब आता है चौथा नियम, री का प्रयोग और त्र का प्रयोग बेसिकली कहाँ पे होता है? तत्सम वाले शब्दों में होता है। जैसे री का प्रयोग हो रहा है तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा तत्सम ही होगा, चाहे त्र हो चाहे क्या हो। जैसे रात्रि है तो त्रि हुआ नहीं हुआ? क्या हुआ? यहाँ पे त्र का प्रयोग हुआ। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम। जैसे राजपुत्र, त्र सीधे त्र हो गया, यहाँ पे री का प्रयोग हुआ। तो री और त्र का प्रयोग आपको याद रखना है तत्सम वाले शब्दों में ही होता है। अब आता है साथियों बात कि पांचवा नियम क्या है। पांचवा नियम है कि विसर्ग का प्रयोग प्रायः संस्कृत शब्दों में होता है किंतु वह हिंदी में उसी रूप में प्रचलित होता है। विसर्ग का प्रयोग प्रायः संस्कृत शब्दों में होता है और वह हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होता है। तो विसर्ग जहाँ पर भी लगा होगा आपको याद रखना है कि तत्सम है। यदि हम इसका तद्भव बनाएंगे इस शब्द का तो वो विसर्ग हट जाएगा और ज्यों का त्यों शब्द वैसा ही रहेगा। और एक आध नियम और हैं जो अर्धवर्ण हैं उनका प्रयोग बेसिकली हमें तत्सम ही देखने को मिलता है। जैसे आधे र हो गया
जो आधे वर्ण बन जाते हैं प्राय इनका जो देखा जाता है कि ये तत्सम ही रखे जाते हैं। और चंद्र बिंदु वाले जो शब्द होंगे जहाँ पे चंद्र बिंदु लगा रहेगा, जैसे कांपना हो गया, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, तद्भव के शब्द कहलाएंगे। तो आपको इन नियमों को जरूर ध्यान रखना है, इससे आपके हजारों शब्द बन जाएंगे जो आपके आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथियों, हमने आपको बताया कि स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। अब दूसरा भाग क्या है हमारा, व्युत्पत्ति और रचना और बनावट के आधार पर। तो व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं उसके लिए हम आपको ले चलते हैं। तो इस आधार पर शब्द जो है होते हैं 3 प्रकार का होता है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो हमने इसे पिछले लेक्चर में भी बताया है कि रूढ़ वह होते हैं जिनका हम सार्थक खंड नहीं कर सकते। सार्थक खंड से मतलब यदि हम उसका संधि विच्छेद करें तो कुछ भी उसका शब्द नहीं बनेगा, यानी सार्थक खंड नहीं बनता है। जैसे आम है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दीजिए, हमने आम, आ अलग किया, मा अलग किया, कोई शब्द बना तो खंडन करके नहीं बना, तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो चावल का एग्जाम्पल हमने इसमें दे रखा है। दूसरा आता है यौगिक शब्द। क्या होते हैं यौगिक शब्द, मतलब जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर कोई शब्द बनता है तो वह यौगिक शब्द कहलाता है। साथियों, 2 या 2 से अधिक शब्दों का हम खंडन कैसे करेंगे, जैसे विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान है, विज्ञान तो एक पर्टिकुलर शब्द है ना, अब विज्ञान एक पर्टिकुलर शब्द है, ठीक है। अब यह दूसरे किससे बना है, वी प्लस ज्ञान, ज्ञान भी एक क्या है, शब्द है, नॉलेज है ना, ये ज्ञान का मतलब नॉलेज, तो ज्ञान भी एक शब्द है। तो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर कोई शब्द बनता है तो यह यौगिक शब्द कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। जैसे सामाजिक का एग्जाम्पल हमने दे रखा है, एक तो सामाजिक पर्टिकुलर शब्द हुआ एक, और यहाँ पे समाज यहाँ पे बना, यह भी एक शब्द है। तो आपको रूढ़ में हमने बताया कि यदि हम रूढ़ शब्दों का खंडन करें तो कोई भी नया शब्द नहीं बनता, तो ऐसे शब्द जहाँ पर भी आएंगे रूढ़ शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्दों का हम खंडन करके इसको एक शब्द का रूप दे सकते हैं, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाएंगे। अब आता है कि योग रूढ़। योग रूढ़ मतलब जो है रूढ़ और यौगिक का मिला जुला रूप है। साथियों, बेसिकली इन शब्दों का हम खंडन तो कर पाएंगे योग रूढ़ का, किंतु साथियों यदि हम इसका खंडन करें तो यहाँ पे हमें एक विशेष अर्थ की ओर वह खंडन देखने को मिलेगा। तो खंडन हमने जैसे किया, तो और खंडन करके हम उस खंडन का अर्थ निकालेंगे तो वह हमें विशेष अर्थ की ओर इंगित करेगा। जैसे आप लोग ऐसे समझोगे, जैसे दशानन है, तो दशानन का हमने अर्थ निकाला, 10 हैं आनन जिसके, तो 10 किसके आनन है साथियों, 10 किसके सिर थे, आनन मतलब सिर, तो रावण के थे ना। तो यहाँ से खंडन कहाँ गया, किसी तीसरे की ओर इंगित किया ना, तो ऐसे शब्द योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आएंगे। नीलकंठ दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है हमने, नीलकंठ मतलब नील है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है, जिसने विष पिया था समुद्र मंथन में, हमारे शिव भगवान। तो ऐसे शब्द कहलाएंगे हमारे योग रूढ़ शब्द, जहाँ पर विशेष अर्थ निकालते हैं तो तीसरी ओर उसको अंकित करता है। तो और बहुवीरी समाज के सारे उदाहरण जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट है। तीसरा भाग हमारा आ गया रूप और प्रयोग के आधार पर। रूप और प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार का होता है शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब इंपोर्टेंट है, यह भी बहुत इंपोर्टेंट साथियों, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। विकारी शब्द की परिभाषा क्या बनती है, वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलाव संभव है, तो ऐसे शब्द कहलाएंगे विकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होंगे, ऐसे शब्द जिनका बदलाव नहीं किया जा सकता लिंग, वचन, कारक के आधार पर, ऐसे शब्द अविकारी शब्द कहलाएंगे। अब आप लोग कहोगे यार इनका प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे बदलाव होता है। जैसे कोई वाक्य है साथियों, लड़का पढ़ रहा है, तो ठीक है, सिंपल सा लड़का पढ़ रहा है, तो इसमें हम परिवर्तन करें लिंग का, ठीक है, लिंग का परिवर्तन कर सकते हैं, लड़की पढ़ रही है, ठीक है, वचन का भी कर सकते हैं, लड़के पढ़ रहे हैं, और कारक का भी पढ़ते हैं, लड़का पढ़ रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का प्रभाव यदि हम करते हैं तो वाक्य में बदलाव हो जाता है। तो ऐसे शब्द जहाँ पे वाक्य में हमें बदलाव देखने को मिलेगा विकारी शब्द कहलाएंगे। अविकारी शब्द क्या कहलाएंगे, लिंग, वचन, कारक का यहाँ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे आज, कल हो गया, अब, यहाँ, वहाँ, तो ऐसे शब्द होंगे अविकारी शब्द। जैसे यहाँ आ जा, तो यहाँ आ जा पर लिंग कुछ हुआ, परिवर्तन हुआ, इसमें लिंग डाले तो। और आपका जैसे वचन, यहाँ आ जा में वचन प्रयोग करते हैं, एक वचन बहुवचन,
कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे, जहाँ पे बदलाव संभव नहीं है तो ऐसे शब्द कहलाएंगे अविकारी शब्द। अंतिम हमारा आ गया कि अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी और पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। तो इन शब्दों को हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये अलग अलग लेक्चर हैं, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, एकार्थी शब्द हो गया। इसके लिए अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा, एक लेक्चर में इतना चीज़ें संभव नहीं है। तो साथियों आज हमने पढ़ाया आपको तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हल्का फुल्का। अगला लेक्चर हमारा आएगा देशज विदेशज पर, उसको भी आप लोग ज़रूर विजिट करना, देखना। और आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस पीडीएफ को, नोट्स को आपको प्राप्त करना है तो आप लोग आ जाओ, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप में 7500627992 हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ से आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। यदि आपको पिछले लेक्चर देखने हैं तो बिना देरी के जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक है आपके लिए। आगामी यूकेएसएससी और अन्य एग्ज़ाम के लिए यह सीरीज हमारी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, गॉड ब्लेस यू।